हमारी सालगिरह है साहब। आज आदमी मेरे हाथ का ही बना खाना खाता है साहब। सालगिरह हो या कुछ भी हो, ये नहीं हो सकता। जाने दो ना साहब। रुको साहब। पीछे खड़े रहो। क्या है इस डब्बे के अंदर? साहब खाना, शादी की सालगिरह है इसलिए अपने हाथों से खाना बना के लाई साहब। इंसानियत के वास्ते मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। तुमसे मेहरबानी साहब। देखो मैच के चक्कर में गैस ना छूटे, ध्यान रखो। भला बहुत हो गई सफाई, चले अपने बीवी के हाथ का खाना खा ले। नरेश, कल सुबह 11 बजे तुम्हारी कोर्ट में सुनवाई है। नाश्ते के बाद तैयार रहना। एक मिनट, श्री जेल का सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं? बिल्कुल सर। ये देखिए। घबराइए मत जेलर साहब, हम बस 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। हेलो कंट्रोल रूम, एसीपी अर्जुन बोल रहा हूँ। एक बैकअप फोर्स इमीडिएटली जेल भेजिए। ऐसे कई कैदी हैं जो चौल की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर वो भाग के उस फ्लैट में भी तो छुप सकते हैं ना? बात सिर्फ छुपने की नहीं है छोटे, बात जल्दी कपड़े बदलने की। जितनी जल्दी वो अपने कैदी की यूनिफॉर्म से बाहर आएंगे उतना ही उन्हें पहचानना मुश्किल होता जाएगा। अगर वो फ्लैट की तरफ भागते, फ्लैट में यूजुअली लोग कपड़े अंदर रखते हैं, लेकिन चौल में आमतौर पे कपड़े बाहर ही सूख रहे होते, इसलिए वो चौल की तरफ भागे। आइए सर, ग्राउंड की तरफ चलते हैं। सारे कैदी अंदर हैं। जेल का स्टाफ हाजिरी बुला रहा है। मैं यहाँ 20 साल से हूँ, लेकिन ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ। दो गार्ड और 4 कैदी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुए। एक गार्ड और 5 कैदी मैदान में हुई गोलीबारी में मारे गए और 2 कैदी दीवार फाड़ने की कोशिश करते हुए। चेक करो सारी बॉडी। भीम सिंह। जी साहब।
ये कैदी एक ग्रिल काट के भागने की कोशिश में मारा गया। आइए। और ये दो कैदी यहां मारे गए भागने की कोशिश करते हुए। तो कुल मिला के 9 कैदी और एक गार्ड की मौत हुई है। 9 कैदी नहीं, 8 कैदी और 2 गार्ड। वो कैसे? क्योंकि ये कैदी नहीं गार्ड है। ये आप कैसे कह सकते हैं? जिस गोली ने इस आदमी की जान ली वो उसका सीना भेद के निकली होगी। तो उससे गार्ड कैसे हुआ? शायद मैंने आपकी टीम को बहुत ही ऊंचा आंक लिया था। क्या गोली किसी कैदी का सीना भेद नहीं सकती? बिल्कुल हो सकती है। हार्ड मास तो वही है, चाहे वो कैदी हो या गार्ड। लेकिन अगर एक गोली एक आदमी का सीना भेद के निकलती है तो जाहिर सी बात है उससे पहले उसके कपड़े को भी भेद के निकली होगी। तो एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, जो मुझे तो इनके कपड़ों में कहीं दिखाई नहीं दी। ये तो साफ है कि किसी ने इसकी वर्दी बदली, लेकिन अगर कोई कैदी दूसरे कैदी की वर्दी के साथ अदला बदली करे तो उसे कोई फायदा नहीं। इसका मतलब साफ है सुपरिटेंडेंट सर, ये एक गार्ड है। ये तो यहाँ के जेलर हैं। व्हाट? गोली का एंट्री पॉइंट बहुत छोटा है, किसी छोटे कैलिबर की बंदूक से गोली चली। ये नहीं की गन है? हाँ, .45 कॉल्ड इसी की होगी। 2 गोलियां गायब। हेलो हेडक्वार्टर्स, एक दूसरा अलर्ट जारी करो। एक कैदी जेलर के यूनिफॉर्म में भागा हुआ है और उसके कपड़े खून से सने हुए हैं। दो गोली लगी है इस आदमी को, एक सीने में और दूसरी जांघ पे। .45 कोल्ट, पुलिस की बंदूक या शायद जेलर की। कौन है? नरेश शराब पी के गाड़ी चलाने के लिए 2 हफ्ते से न्यायिक हिरासत में था। जो कैदी भागने की कोशिश कर रहे थे उसे जेलर ने गोली चलाई होगी और उसे 2 गोली लगी है। किसी और के पास भी बंदूक होगी जिसकी गोली जेलर को लगी। हो सकता है। रोल कॉल हो गई सर और सारी तलाशी भी पूरी कर ली है। 3 कैदी भागे हैं सर, जिसमें कि एक सोनू सक्सेना को एक चार्ल्स के कपड़े चुराते हुए पकड़ा गया है। कौन है तू? कौन है तू? चोर 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 पकड़े इसको, पकड़े इसको। और बाकी 2 है सर, बाला चिनप्पा और राजा पाटिल, ये दोनों फरार हैं। राजा मालूम होना चाहिए था। कौन है ये? एक खूनी, बहुत ही गुस्से, अपनी बीवी को पीटा करता था और 2 साल पहले तैश में आकर उसने अपनी बीवी की जान ले ली। और सिर्फ इसलिए कि उसने एक इंश्योरेंस सेल्समैन को अपने घर के अंदर आने दिया। राजा को लगा कि इन दोनों में कोई चक्कर चल रहा है और उसने अपनी बीवी की जान ले ली। 30 साल की सजा सुनवाई गई थी, तब से वो यहीं था। और इसका परिवार? घाटकोपर में उसके एक साली रहती है, उसी ने गवाही दी थी। और दूसरा कैदी? बाला 2 दिन पहले ही गिरफ्तार हुआ था, रेलवे यार्ड से लोहे के बेकार टुकड़े चुराने के जुर्म में। और पुलिस को लगता है कि इस तरह के बड़े केसेस में भी उसी का हाथ होगा। और उसका परिवार? बीवी और बच्चे केरल के एक गांव में रहते हैं और वो वहीं की ट्रकिंग कंपनी में बीटीसी में फोरमैन था। और वो जो पकड़ा गया वो? सोनू एक मॉल की दुकान से कुछ उठाने के जुर्म में 2 साल से हिरासत में था, पर वो बहुत ही सीधा साधा है। इसका मतलब इन तीनों में से किसी एक ने भागते हुए जेलर पे गोली चलाई और उसका खून कर दिया। आप फिक्र मत कीजिए, हम ये केस बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हम ईटीएफ हैं
ये जो तीसरा कैदी औरतों के कपड़े चुराते हुए भागा था, ये कहां है? इस जेलर की मौत का वो हमारा सस्पेक्ट नंबर 1 है। तो क्या पता चला? मैंने उस कैदी से बात की जो मैच का रेफरी था। उसे अच्छे बर्ताव के लिए शाबाशी भी मिल गई, पेरोल में छूट भी सकता है। उसने कहा कि मैच सही जा रहा था, राजा ने फाउल कर दिया। दूसरी टीम के स्ट्राइकर ने आसानी से गोल करके उसे तपा दिया। जब उसने दोबारा ऐसा करना चाहा तो राजा सड़क गया और उसने फाउल कर दिया। दिल का अच्छा है राजा, लेकिन गर्म खोपड़ी है। मुझे लगता है गार्ड गोली चलाना ना शुरू करते तो मामले पर आसानी से काबू पाया जा सकता। तो फिर अचानक ही दंगा भड़का और 2 कैदी भाग गए। छोटू, सर, मैंने हेड गार्ड से बात की है, तो उसने कहा कि उसने झगड़ते हुए प्लेयर्स को अलग करने की कोशिश की थी। सर, हमने तो सोचा भी नहीं था कि कैदी इस तरह से मारपीट पर उतर आएंगे। फिर भी हम स्थिति संभाल सकते थे अगर किसी ने गोली ना चलाई होती। लेकिन हमें तो लगा पहली गोली आपके हाथ में चला। सर, हम ऐसा क्यों करेंगे? हमें तो सख्त ऑर्डर दिए गए थे कि कोई गोली नहीं चलाएगा। भीड़ को आपका होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। एक गोली चली नहीं कि भीड़ भड़की और दंगे शुरू, और फिर सब इसमें हम सबकी जान भी जा सकती। और खास बात सर, जो पहली गोली चली थी वो हमारे आदमियों की तरफ से नहीं चलाई गई। और एक बात और सर, कि जो गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी वो किसी राइफल से नहीं बल्कि हैंडगन से थी। सर, पिस्तौल सिर्फ हमारे पास थी जो राजा ने छीन ली थी। पिस्तौल और बीवी का कातिल राजा, उसके हाथ पिस्तौल लग गई, जिसकी मदद से उसने पानी का टैंकर हाईजैक कर दिया। हाईजैक? एक आदमी भागता हुआ आया और उसके हाथ में 2 बड़ी बड़ी पाइप थी और उसने सीधे मेरे सर पे रख के बोला कि फिर बिना कपड़े के मैं तो शर्म के मारे जब तक गोलीबारी चलती रही मैं वहीं झाड़ियों के पीछे छुपा रहा। और तुमने उन पर गोलियां चलाई थी? उन पे नहीं मैडम जी, एक तो मैं बहुत दूर था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ड्राइवर भाग क्यों रहा था। और जब मुझे समझ में आया तो ड्राइवर के कपड़ों में राजा था और उसके साथ सोनू भी था। मुझे लगा कि वो जेलर साहब हैं। जेलर साहब घूस लेकर जेल के अंदर सामान ले जाने की इजाजत दे देते हैं। आज भी उन्होंने कुछ नोट जेब में डालकर एक कैदी के लिए टिफिन ले जाने दिया और मुझे लगा कि जेलर साहब ने मेरा गुस्साया हुआ चेहरा देख लिया होगा, तभी वो मुझे मारना चाहते थे। अगर राजा ड्राइवर के कपड़ों में है तो बाला उस जेलर के कपड़ों में होगा और उसी ने उस गार्ड पे गोली चलाई होगी। हाँ, और ये सोनू जिसे पुलिस ने पकड़ा है, क्या उसके पास कोई बंदूक मिली? बाकी गार्ड ने भी यही कहा और रेफरी ने भी। तो आखिर पहली गोली चलाई किसने? शायद गार्ड ने चलाई होगी। घबराहट में गोली चल गई और अब मानने से इनकार कर रहा है क्योंकि एक छोटी सी पहली गोली ने इतना बड़ा कांड किया जेल में। छोड़ू सर, ये राजा और उसकी साली की इंफॉर्मेशन की फाइल है, ढूंढो उसे, पता करो कि राजा ने उससे कांटेक्ट किया है या नहीं। राइट सर। और दूसरा फरार कैदी बाला, ये उसकी फाइल है। उसका परिवार तो यहाँ है नहीं, लेकिन पता करो कि उसने अपने ऑफिस में किसी से कांटेक्ट किया है या नहीं। अच्छा आयशा, ये जो नरेश है जो शराबी की गाड़ी चलाने के जुर्म में जेल में बंद, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। राइट सर। बोला ना साहब, अपन कुछ नहीं जानता। शराब! इस दंगे में जेलर की मौत हुई है और 3 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी और उन 3 कैदियों में से
एक तुम भी हो, और अगर जेलर के खून के जुर्म में तुम्हें सजा हुई तो 30 साल के लिए अंदर जाओगे। बाहर की दुनिया कैसी दिखती है ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। सच बोलो। नहीं नहीं साहब, बताता है वो, बताता है साहब। साहब मैच एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा था साहब, फिर वो राजा वो गुंडा अचानक झगड़ा करने लगा साहब। झगड़ा बढ़ते बढ़ते ये कांड हो गया साहब। तुम देखा कि राजा भाग रेला था, फिर क्या अपन वहां लड्डू लेने के लिए बैठता साहब। और कहां जा रहा था राजा? उनको क्या पता साहब, वो कुछ बोला भी नहीं साहब, बस सब वो गाली दे रहा था, गंदी गंदी गाली साहब। जेलर के पास गन कौन सी थी? मैं उसे पूछ चुका हूं, उसके पास एक छोटी गन थी। आप इसे दोबारा वही सवाल पूछकर अपना और सबका वक्त बर्बाद कर रहे हैं। होंगे आप ईटीएफ वाले, लेकिन हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। एक मिनट, कौन सी गालियां दे रहा था वो? इससे क्या फर्क पड़ता है? बोलो। मजा चखा कर रहूं। किसे? अपनी बीवी को? उसे तो वो कब का खुद ही मार चुका है। तू जा। आपने कहा था कि इसकी एक साली भी थी जिसने इस केस में गवाही दी। उसने इसके खिलाफ गवाही दी थी या इसके लिए? उसके खिलाफ, बल्कि उसी की गवाही से तो वो अंदर हुआ। और क्या है ना सुपरिटेंडेंट साहब, कभी कभी दोबारा गाली सुनने से भी फर्क पड़ता है। समझे या समझाऊं? उसकी साली घाटकों पर रहती है, वो जरूर वहीं जाएगा। मैं छोटू के साथ उसके पीछे जाता हूं। श्री, नहीं तुम रुको, मैं आ रहा हूं। अरे मैडम, नरेश के बारे में हम पहले ही आपको सब कुछ बता चुके हैं। अब जब से वो यहां आया था तब से उस पर पूरी नजर थी हमारी। अब इस फाइल में आपको क्या मिलेगा मैडम जो हमारी नजर से छूटा हो? वासन नाम के एक भले आदमी को शराब पीकर ट्रक से कुचल दिया था उसने। वासन एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में हेड था और अपने किसी क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपने घर जाने के लिए जैसे ही गाड़ी में पहुंचा, ट्रक ने उसे कुचल दिया। कोई सबूत कि ट्रक नरेश ही चला रहा था? जी हाँ मैडम, एक चश्मदीद गवाह भी था और नरेश ने गिरफ्तार होने से पहले अपना जुर्म भी कबूल किया था। मैडम वो पिछले 1 महीने से यहाँ एक हिरासत में बंद था। तुमने कहा कि वो 1 महीने से यहाँ था। जी। फिर ये गेट पास कल कोर्ट जाने के लिए 1 महीना तो भी हुआ नहीं, ये छूट रहा था तुम्हारी नजर से। दरअसल मैडम इसमें जेलर की सिक्योरिटी का रेफरेंस लगा है। और मैडम ऐसा तभी होता है जब कोई कैदी मजिस्ट्रेट के सामने अपनी माफी की दरख्वास्त देता है। तो फिर उस दरख्वास्त की कॉपी भी होनी चाहिए जो वकील ने कोर्ट में दी होगी। और माफी की दरख्वास्त की वजह? ओह, तो वो स्टेट विटनेस बनना चाहता था और उसने कहा था कि वासन की मौत महज एक दुर्घटना नहीं है, उसकी मौत के पीछे किसका हाथ है उसका सबूत उसके पास था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। देखो राजा, तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम गलत कर रहे हो। ये गलत है? तुझे अभी बहन का दर्द महसूस हो रहा था ना? अब तू अपनी दर्द महसूस कर। तेरी बाप का जैसे गला तरबूज की तरह काटा था ना, मैं तेरी भी गला काटूंगा तरबूज की तरह, समझे तू?
कुछ साल पहले की फोटो है मेरी। बाल भी निकल चुके और वजन भी बढ़ गया। आइए प्लीज, हैव अ सीट। क्या लेंगे आप लोग? चाय, कॉफी? नहीं थैंक्स। एज यू विश। सॉरी, आपको इतनी रात को हमने तकलीफ दी। कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे आना हुआ आप लोगों को? जेल से कुछ कैदी फरार हो गए। उनमें से एक का नाम बाला चिनप्पा है, जो आपके यहाँ पे काम करता था। बाला कुछ दिन पहले तक यहां काम करता था, लेकिन एक दिन अचानक मैं चेकिंग पे निकला तो मुझे पता चला कि हमारी कई ट्रक्स गायब है। छानबीन करने के बाद पता चला कि बाला हमारी ट्रक्स को रेलवे यार्ड में घुसने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। क्या है, हमारा मेटल स्क्रैप का कॉन्ट्रैक्ट था। गैर कानूनी तरीके से वहां से कई टन लोहा निकाल रहा था। हमने उसकी पुलिस में रिपोर्ट की और उसे जेल जाना पड़ा। उसने मेरा विश्वास तोड़ा है तो कानून ही उसे सजा देगा। लेकिन अब वो जेल से फरार हो चुका है। आपको इस बात का कोई अंदाजा कि वो कहां जा सकता है? ज्यादातर वो हमारे ऑफिस में ही रहता था। आप आपके एक ऑफिसर को यहां तैनात कर दीजिए। बाला अगर यहां आया तो जरूर पकड़ा जाए। एक्सक्यूज मी, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। जी जी, थैंक यू। हेलो। हाँ, बाला यहाँ नहीं आएगा श्री। भागने का इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाने के बाद वैसी कोई भी जगह नहीं आएगा जो रिकॉर्ड्स में, खासकर ऑफिस। फिर भी वो सेफ्टी साइड है, एक सैनिक यहाँ तैनात कर दो। ओके सर। जेल के गार्ड तेरा खाने का इंतजार कर रहे हैं। दावत है तेरी, चल। आईला हो काय करतो इथे? काय करतोय रे तू इथे? कुछ नहीं, शायद गलत पते पे आ गया। चल वटले। अगर सच नहीं बोलोगे तो हमारे पास और भी ऐसे तरीके हैं जिसके बाद इंसान सब सच बोलना शुरू कर देता है। और जेलर के मर्डर के जुर्म में 30 साल की सजा होगी तुम्हें। जो करना है कर लो। ठीक है, तो फिर जो करना है ये लोग करेंगे। खाना खिलाओ इसे पेट भर के। बहुत टेढ़ा था, छोड़ने में टाइम लगा। ठीड़ा कहाँ सर, वो तो आपके जाते ही घबरा गया था। आपको बुला रहा था, लेकिन मेरे साथियों को भी तो भड़ास निकालनी थी ना। बोलो। मैच में फॉल करने का और गार्ड से झगड़ा करने का मुझे पैसा मिला था। बाला वही जो रेलवे का लोहा चुरा के बेचता था और वो अंदर हुआ था। वो जेलर का ड्रेस भी पहन के वही भागा था। उसने मुझे 10,000 रुपए दिए थे और बोला था कि बाहर आकर 20,000 और देगा। तो पहली गोली बाला ने चलाई, जिसकी वजह से ये दंगा शुरू हुआ। हाँ, गोली चलाने से शुरू करना था। तुम्हारे हिसाब से ये सारा का सारा प्लान बाला का बनाया हुआ है? हाँ, उसी ने किया था। ले जाओ इसे।
अगर उसे बाहर ही निकलना था राठौड़ तो उसके कई आसान रास्ते थे। इतना बड़ा ड्रामा क्यों? कुछ तो छूट रहा है। एक मिनट। जेलर की गन तुमने चुराई थी, तो ये बाला की गन कहां से आई थी? अरे साहब, वहीं से जहां से सब कुछ आता है, मतलब बाहर से। और तुमने आयशा से कहा था कि किसी कैदी के लिए बाहर से कोई डब्बा आया था? हाँ साहब, मैंने आयशा मैडम से कहा था कि बाहर से एक टिफिन आया था और उस टिफिन में साहब एक चॉकलेट केक, एक ढोकला और एक ईरानी पुडिंग का केक था। हाँ साहब। अब कहां है वो डब्बा? डब्बे में जो था वो कहां है? सर वो बचा हुआ खाना था, वो कचरे के डब्बे में फेंक दिया। अगर आपने बताया होता कि आपको चॉकलेट केक इतना पसंद है तो हम आपके लिए ताजा केक मंगवा देते। कहां से मंगवाएंगे सुपरिटेंडेंट साहब? क्योंकि ऐसा केक किसी भी बेकरी में नहीं बनता। यहां कुछ लाया गया है। सर आपने आटा मंगाया था? हाँ। गन? सर मिल गया। सर मैच कर गया सर, गोली इसी बंदूक से चलाई गई है। आपको ऐसा लगा था कि नरेश को भागने से रोकने के लिए जेलर ने 2 गोलियां चलाई, एक जो सीधा उसके सीने पे लगी और दूसरी उसकी जांघ पे, राइट? अब मैं बताता हूं कि क्या हुआ होगा। जब मैंने नरेश की बॉडी को पहली बार देखा तो उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। नरेश की बॉडी में गोलियां तो जेलर की गन की ही थी, लेकिन उन्हें बहुत करीब से चलाया गया क्योंकि गोलियों के निशान के आसपास कुछ जलने का निशान था। ऐसा सिर्फ तब होता है जब गोली बहुत पास से मारी जाए, यानी पॉइंट ब्लैंक रेंज से। और जेलर यहां से 30 फीट दूर मरा हुआ पड़ा। तो ये बात तो साफ है कि वो गोली उसने नहीं चलाई। मेरे पीछे क्या खतरा है? सबूत कहां है?
मुझे नहीं पता सर। सबूत कहाँ है? मुझे नहीं पता। बोलना तो खत्म कर दूंगा। नरेश की सारी उंगलियां टूटी हुई। इसका मतलब साफ है कि जान पे गोली उसे मारने के लिए नहीं बल्कि टॉर्चर करने के लिए चलाया गया। उसके बाद नरेश ने सच उगल दिया होगा। उसने बाला को यह बताया होगा कि सबूत कहाँ है। ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं तो उसे वो मारता क्यों? उसे साथ लेके जाता। नरेश को सिर्फ वही मारना चाहता है जिसने वासन को मरवाया। तो फिर ये सारा का सारा दंगा नरेश को मारने के लिए किया गया था ताकि वो कोर्ट में सबूत न पेश कर सके। लेकिन कौन सा सबूत? नरेश को वासन की मौत के लिए गिरफ्तार किया गया था। वासन एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता था। शराब के नशे में उसकी ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई। नरेश ने उसका गुनाह कबूल भी किया था, लेकिन कल नरेश को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाने वाला था, जहां वो सबूत पेश करने वाला था कि वासन की मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक सोचा समझा कत्ल था जो किसी ने किया था। वासन पहले बांगर ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम किया करता, लेकिन उसकी काम की वहां कद्र नहीं हुई, इसलिए उसने वहां से काम छोड़ा और अपनी एक नई कंपनी खोली। और उसके बाद उसी कंपनी के नाक के नीचे से उसने कॉन्ट्रैक्ट चुराने शुरू कर दी। इस त्रिकोण का तीसरा कौन था? बाला। बाला बीटीसी में सुपरवाइजर का काम करता था और 2 दिन पहले रेलवे यार्ड में लोहे की चोरी में पकड़ा गया। और तीसरा है नरेश। नरेश बीटीसी में ड्राइवर था, यानी नरेश, बाला और वासन को एक ही कड़ी जोड़ती। बीटीसी, बांगर ट्रांसपोर्ट कंपनी। यानी ये सब बांगर का कराया हुआ है? हाँ, बांगर इन सबसे जुड़ा हुआ है। उसके पास वासन को मारने का कारण भी था और नरेश का इस्तेमाल करने का जरिया था। उसके बाद जब नरेश ने बांगर को यह धमकी दी कि वो कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देगा, बांगर के पास बाला था। वरना ये सोचो कि बाला एन मौके पे जेल कैसे पहुंचा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये सब एक सोचा समझा प्लान था। लेकिन नरेश के पास क्या सबूत है जिसके बिना पे वो कोर्ट में गवाही देने वाला? 4 तरह के सबूत हो सकते हैं: कागज, फोटो, ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग। आयशा, नरेश के परिवार में और कौन कौन था? उसकी बीवी गुजर चुकी है, एक बेटा है, रित नाम है उसका। अगर सबूत है तो नरेश ने उसे कहीं ना कहीं तो छुपाया ही होगा। हमें उसके घर चलना चाहिए। लेट्स गो। मजा आ गया यार, ऐसी बातें रोज करनी चाहिए। अरे यार, अगले हफ्ते फिर कर लेंगे ना। चल चल चल, अंदर है ना? अरे नहीं यार, मेरे को लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, चल ठीक है। हाँ, ओके। बाला हमसे पहले यहां पहुंच गई और नरेश के बाद जो कोई भी सबूत था इस मोबाइल फोन के अंदर था। नरेश ने अपनी मौत के डर से बाला को शायद सब कुछ बता दिया। आखिरी बार पूछता हूं, सबूत कहाँ है? मुझे नहीं पता। बोलना तो खत्म कर दूंगा। घर पे एक कालवारी है, उसके दाहिने तरफ के राव में उसी में मोबाइल रखा हुआ है और सबूत भी वही है। सबसे बड़ा सबूत था ये हमारे लिए, हमारे हाथ से निकल गया। श्री, चेक करो नरेश का फोन ऑन है या नहीं। अगर उसने इस फोन को तोड़ा नहीं है तब भी हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। सर, फोन ऑन है और वो यही आसपास है। लगता है फोन लेके भाग रहा है। प्रीत, अपने सैटेलाइट नेविगेशन सॉफ्टवेयर से हमारे फोन भी कनेक्ट करो ताकि हम भी ये ट्रैक कर सके कि वो आदमी है कहां। स्प्रेड आउट। जी आप कौन? बेटा, मैं बाला चिन्नप्पा, तेरा पापा और मैं बहुत अच्छा दोस्त। उसका डेथ हो गया। क्या? जेल में डेथ हो गया? मैं भी बहुत सैड फील करता हूं। मेरा बेटा जैसा। ओ, तेरे पापा का मोबाइल, उसमें कुछ कांटेक्ट होगा, वो मेरा फिर से धंधा पकड़ने का हेल्प हो जाएगा। मोबाइल मोबाइल मुझको दे दे बेटा। मुझे नहीं पता मोबाइल का है।
तूने वीडियो रिकॉर्डिंग देख लिया? चला! लेफ्ट। बाबर साहब, बोलो। लड़का उस बिल्डिंग की तरफ भागा है। फोन उसी के हाथ में है। हम उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, चलो। घबराओ मत बेटा, मैं एसीपी इमरजेंसी टास्क फोर्स। मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, हानि पहुंचाने के लिए। बताओ, फोन मुझे दो। मुझे दे दो। दे दो मुझे फोन, वरना इस लड़के को खत्म कर दूंगा। और तुम, ऐ लड़की, गन नीचे करो, नीचे। फोन लाओ, लाओ फोन। अब इस सब का क्या फायदा? वासन और नरेश को तो तुम ऑलरेडी मार चुके हो। लेकिन तुम तो कानून हो ना, और कानून को सिर्फ सबूत चाहिए होता है, और सबूत सिर्फ यही है। सॉरी, सिर्फ यही था। अब अदालत मेरी बात सुनेगी। अदालत में मैं कहूंगा, मैं हाईवे पे गाड़ी चला रहा था, अचानक मेरी नजर एक पागल पर गई। पागल के हाथ में बंदूक थी, वो एक बच्चे के पीछे पड़ा हुआ था। मैंने गाड़ी रोक ली और मेरी लाइसेंस रिवॉल्वर निकालकर मैं बच्चे की मदद के लिए बाहर निकला, लेकिन मुझसे पहले वहां ईटीएफ वाले पहुंचे। मैं अपनी सुनाऊंगा, आप अपनी सुनाइए, लेकिन कानून
सिर्फ सबूत की सुनेगा और तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, कोई नहीं। नहीं, किसने कहा मैं अपनी सुनाऊंगा? मैं आप ही की सुनाऊंगा अदालत में। ये लो 50,000 और बाकी के 50,000 तुम्हें वसंत को मारने के बाद मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये घटना किसी शराबी से हुई दुर्घटना लगनी चाहिए। सिर्फ 2 साल की सजा होगी, उस बीच हम तुम्हारे परिवार को संभाल लेंगे। खुद को एमएमएस भेजने का आइडिया बहुत घटिया है तुम्हारा। आइडिया वो नहीं था, गोली की आवाज से उंगली फिसल गई। समझे या समझाऊं? वसंत हर मंगलवार को राम मंदिर पूजा के लिए जाता है। वहां उसे एक सड़क क्रॉस करनी पड़ती है। मौका मिलते ही कुचल डालो और गिरफ्तार हो जाओ। है ना आसान? झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है बांगर, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे।